देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, मेंडल ने सिलेक्टेड किया 7 पेयर ऑफ अपोजिट कैरेक्टर को चुना था। अब 7 पेयर ऑफ अपोजिट कैरेक्टर में मेंडल ने पहले क्या ले लिया, टॉल प्लांट ले लिया, उसमें से एक लंबाई वाले को ले लिया, चुना अपने क्रॉस करने के लिए। तो एक कैपिटल टी ले लिया, एक स्मॉल टी ले लिया। कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी को अलग अलग कर दिया। तो अलग अलग जब भी करेगा तो गैमिट बन जाता है, ये भी गैमिट हो गया। अब इस दोनों को पहली बार क्रॉस किया गया तो वो हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल। और ये क्या हो गया, तो ये हो गया पेरेंट्स, जो भाग लेते हैं ये दोनों पेरेंट्स हो गए। अब इन दोनों को क्रॉस किया तो पहली बार एक बार इससे इसको, एक बार इससे इसको किया गया, तो कैपिटल टी, फिर इससे इसको, तो इससे इसको कर दिए, एक बार इससे और एक बार इससे हो गया। फिर दूसरे बार इससे इसको यहाँ पर लिखे, फिर इससे इसको करके यहाँ पर लिख दिए। तो ये हो गया रेशियो आया ये। अब रेशियो में जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, तो जीनोटाइपिक कैपिटल टी क्या गो में है, तो एगो में है। ई दोनों क्या गो में है, तो दो गो में। ई क्या गो में है, तो एगो। फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, तो फिनोटाइपिक रेशियो हो गया कि कितना इफेक्टिव गुण है, तो इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो 3:1 हो गया। ठीक है। तो फर्स्टली मेंडल सेलेक्टेड 7 पेयर ऑफ अपोजिट कैरेक्टर, मेंडल ने 7 जोड़ा अपोजिट कैरेक्टर को चुना और उसको क्रॉस करा दिया। क्रॉस करने के बाद क्या क्या आया, सो देखते हैं। F1 प्रोजेनी, F1 प्रोजेनी मतलब पहली बार क्रॉस किया गया तो पहली जो आया ऑलवेज रिजेंबल्स, रिजेंबल्ड मतलब हम आपको 2 कैरेक्टर लिए थे, 2 ही कैरेक्टर मिला जुला कैरेक्टर आ गया, इसलिए कहा गया रिजेंबल्ड। ठीक है, रिजेंबल्ड वन ऑफ द पेरेंट्स एंड देयर ट्रीट ऑफ द अदर पेरेंट्स was not seen। देखिए हम क्या लिए थे, कैपिटल टी लिए थे, क्या लिए थे, स्मॉल टी लिए थे। ये दोनों आना चाहिए ना, ये दोनों तो आवे नहीं किया, ये तो मिला जुला आ गया। इसीलिए मेंडल को दोबारा क्रॉस कराना पड़ा। मेंडल को कहा कि क्यों दोबारा क्रॉस कराना पड़ा, तो मेंडल को इसलिए दोबारा क्रॉस कराना पड़ा क्योंकि मेंडल ने लिया कुछ था, कैपिटल टी स्मॉल टी, लेकिन क्रॉस करने के बाद क्या हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि मेंडल चाहता था कि सब कुछ आए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा नहीं हुआ, इसलिए मेंडल ने दूसरी बार क्रॉस किया। तो वही कहा कि F1 प्रोजेनी मतलब जो पहली पीढ़ी आ रहा है ऑलवेज रिजेंबल, मिला जुला आ रहा है, ये दोनों मिला जुला है। ठीक है, वन ऑफ द पेरेंट एंड देयर ट्रीट्स, ठीक है, पेरेंट से और उसके लक्षण मिले जुले हैं। ठीक है, इसलिए जो पेरेंट होना चाहिए, पेरेंट तो अवे नहीं किया इसमें, इसलिए ने मेंडल को दूसरी बार क्रॉस करने की जरूरत पड़ गई। इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस F2 जनरेशन स्टेज expressed both the parental traits in the phenomenon 3:1। देखिए इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, ठीक है, लास्ट में हमको पता चलता है कि पेरेंटल कैरेक्टर कितना आता है, तो 3:1 आता है। किस रूप में आता है, तो फिनोटाइपिक रेशियो के रूप में आता है। ठीक है, द contrasting traits मतलब लक्षण did not show any blending
इन आइदर F1 और F2 जनरेशन, F1 एंड F2 जनरेशन। क्या कहा गया? इस कैरेक्टर में कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपको संदेह हो कि कौन का है, ये सेकेंड जनरेशन या फर्स्ट जनरेशन में ऐसा हुआ, क्योंकि आपने देखा कि इससे इसको ये मिला, इससे इसे ये मिला, तो कोई इसमें संदेह की बात ही नहीं है। जो चीज एक्चुअल है वही चीज दिख रहा है। ठीक है, अब इस बेसिस से F2 जनरेशन, इसमें याद क्या रखना है? द रिजल्टेंट ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस रेशियो in the form of ratio, in the form of रेशियो। देखिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस करने के बाद आपको हमेशा रिजल्ट किस में आया? रेशियो के फॉर्म में आया, रेशियो के फॉर्म में आया। ठीक है, किस दो को रेशियो आया, जेनेटिक कैरेक्टर shows in जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 एंड इफेक्टिव कैरेक्टर, जो बाहर से ही दिखता है, इफेक्टिव कैरेक्टर shows in 3:1। जो इफेक्टिव कैरेक्टर है वो 3:1 के रूप में दिखता है, और जो जेनेटिक कैरेक्टर है वो 1:2:1 के फॉर्म में दिखता है। ठीक है, कैमरा का राइट साइड 1 तो नहीं ले सकती, 1T नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। मेंडल के बाद अगर दूसरा इंसान होगा तो तुम ही लोगे 1T। ठीक है, तो इसमें क्या कहना चाह रहा है कि पहले मेंडल क्या किया? फर्स्टली मेंडल सेलेक्टेड 7 पेयर ऑफ अपोजिट कैरेक्टर। मेंडल ने 7 जोड़ा अपोजिट कैरेक्टर लिया, फिर कह रहा है कि इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, उसमें से एक वो कैरेक्टर को अपोजिट कैरेक्टर के रूप में लिया। ठीक है, उसमें से एक वो कैरेक्टर मिल जाता है, कैपिटल टी पहले क्रॉस करने के लिए, चेक करने के लिए कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस कराता है। F1 progeny always resemble one of the parents and their traits of other parents were not same। ठीक है, इसमें क्या किया गया? पहली पीढ़ी में इस दोनों को क्रॉस कराया, तो पेरेंट तो दिख ही नहीं रहा है, पेरेंट तो कैपिटल टी आना चाहिए, स्मॉल टी आना चाहिए, ऐसा तो है नहीं, मिला जुला कैरेक्टर आ रहा है। फिर क्या कहा? इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस F2 जनरेशन एक्सप्रेस्ड बोथ द पेरेंटल ट्रीट्स एंड, ठीक है, अब देखिए F2 जनरेशन में जब आते हैं तो आपको पेरेंट्स भी दिख रहा है, ना, कैपिटल टी आया तो पेरेंट था, स्मॉल टी आ रहा तो पेरेंट था, और साथ ही साथ F1 जनरेशन का भी कैरेक्टर इसमें आ जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि सेकेंड जनरेशन आपको कराने की जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि पेरेंट को आपको लाना था, और पेरेंट क्या था? कैपिटल टी स्मॉल टी था, इसलिए उसकी लाने की जरूरत पड़ गई। The contrasting trait did not show any blending in their F1 और F2 जनरेशन। ठीक है, F1 और F2 जनरेशन में कोई भी तरह का ब्लेंडिंग नहीं हुआ, मिला जुला कैरेक्टर नहीं है। The resultant in monohybrid cross in the form of ratio genetic character shows in
जीनोटाइपिक रेशियो, ये हमेशा अपना जो जेनेटिक कैरेक्टर था वो किस रूप में दिया, जीनोटाइपिक रेशियो के रूप में दिया गया। वो जो कि क्या था, 1:1, जो अंदर से दिखता, बाहर से ऐसे कैरेक्टर जो बाहर से नहीं दिखे अंदर से ही दिखे उसको कहते हैं जीनोटाइपिक, और जो बाहर से दिखता है उसको कहते हैं फिनोटाइपिक। तो जीनोटाइपिक कैरेक्टर किस रूप में दिखा, 1:1, तो दिखा गया 1:1। और इफेक्टिव कैरेक्टर जो बाहर से दिखता है उसको बोलते हैं 3:1। अब इस बेसिस से मेंडल ने 2 लॉ दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, इस बेसिस से मेंडल ने लॉ देना शुरू किया, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। चलिए उसको देखते हैं। हो जाएगा तो बोलिएगा, आगे बढ़ेंगे। हो जाएगा तो बोलिएगा, आगे बढ़ेंगे। बोलना नहीं, मतलब मैसेज करना है। तुरंत से माइक खोल के भाषण देना शुरू कर देते हैं। चलिए ठीक है, ओके। तौफीक, तौफीक हो गया, तौफीक का हो गया, और बाकी जैनिस हुआ, शारदा हो गया। ठीक है, 1 कप चाय से माथा में दर्द पकड़ता है अंजलि को। आगे बढ़ो, आगे कौन कौन है। कहाँ रहते हो इस वक्त, चलो सब आ गए हो, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब मिटा देते हैं। पिछले क्लास में हम लोग ये चीज तो देखवे किए थे, इसमें तो दिक्कत नहीं होगा। क्रॉस करके तो चेक कर ही लिए थे। ठीक है, चलिए मिटा दिया जाए। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल जो क्रॉस किया उसके बेसिस से लॉ दिया। मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, पहले क्लास में ही हम लोग बताया था इनहेरिटेंस क्या होता है। जब माँ बाप का गुण बच्चों में जाता है तो इसी को हम लोग इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। माँ बाप का जब गुण बच्चों में जाता है तो उसी गुण को हम लोग इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। अब चूंकि मेंडल एक को क्रॉस कर लिया, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, तो सोचा कि उस क्रॉस के बेसिस से कुछ रूल दे दे, कुछ नियम दे दे, जिसको कहा जाता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो मेंडल ने अपने क्रॉस करने के लिए कुछ रूल दिया। ठीक है, किस बेसिस से, तो बेस्ड ऑन हिज हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस से, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट्स। मेंडल प्रपोज द, मेंडल proposed the law of inheritance, law of inheritance। मेंडल ने क्या दिया, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया। ठीक है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया। हिज थियोरी, किसका थ्योरी, मेंडल का थ्योरी किस बेसिस से दिया जा रहा है, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस से दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है, सर थोड़ा बड़ा लिखिए ना। ठीक है, अब कितना बड़ा लिखेंगे रे लड़के।
हिज थियोरी, इतना ठीक है। हिज थियोरी वाज rediscovered his theory was rediscovered by Hugo de Vries by Hugo de Vries of होलैंड, देश है होलैंड। कार्ल कॉरेंस, हमने क्या बोला कि मेंडल जब मर गया तो मेंडल के थ्योरी को खोजते हुए 3 को साइंटिस्ट पहुंचा था। कार्ल कॉरेंस था कहाँ का? जर्मनी का। नहीं तो मेंडल को कोनो जनवो नहीं करता, यही तीनों खोजते हुए पहुंच गया। एंड और एक तीसरा व्यक्ति था जिसका नाम था इरिक वॉन टीचरमार्क, ठीक है। ये तीनों ने, ये कहाँ का था? ऑस्ट्रेलिया का था। मेंडल भी ऑस्ट्रेलिया का था, ठीक है। जिस देश का मेंडल था उस देश का ये टीचर मार्क भी था, ठीक है। तीनों खोजते हुए 1901 में मेंडल के पेटी को खोल दिया और मेंडल के पेटी में देखा कि मेंडल जितना खोज किया है सारा बात को अपना पेटी में जो बुक रखा हुआ था उसमें सब बात को बैठ के लिखे हुआ था, ठीक है। इसलिए मेंडल के थ्योरी क्या हुआ? रीडिस्कवर्ड हुआ। मतलब मेंडल तो खोज करके चलिए गया था लेकिन दुनिया नहीं जानता था उसको। तो क्या किया ये तीनों व्यक्ति ने? एगो था हुगो डे व्रिस, दूसरा था कार्ल कॉरेंस, सब अलग अलग देश का। कहिएगा कैसे पहुंच गया सब अलग अलग देश से? तो ऐसे पहुंचा कि मैगजीन जो होता है, पतला सा मैगजीन छापा हुआ था, उसके पास पैसा नहीं था तो मैगजीन छपवा दिया था। लेकिन मैगजीन होता है ना, कहीं किसी कोना में पड़ गया, कोई आदमी देखा, छूट गया, रह गया। तो तीनों साइंटिस्ट को किसी भी तरीके से हाथ लग गया, उसको खोजते हुए मैगजीन के सहारे वो पहुंच गया। जिस एक्सपेरिमेंट को करने जा रहा था देखा कि ये एक्सपेरिमेंट पहले ही हो चुका है। खोजते खोजते मेंडल के यहाँ पहुंचा, देखा कि अरे सारा खोज हो चुका है पहले से ही। मेंडल के जो बॉक्स था उसको खोला, उसमें उस सारी बातों को देखा कि तो पहले से डिस्कवर हो गया। इसलिए मेंडल उसी थ्योरी को फिर से डिस्कवर करने का काम किया, रीडिस्कवर किया। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं इसको? हम लोग मेंडलिज्म के नाम से जानते हैं, ठीक है। किस नाम से जानते हैं? मेंडलिज्म के नाम से जानते हैं। बाद में इसका नाम रख दिया गया हुगो डे व्रिज कॉरेंस एंड टीचर मार्क, ठीक है। आर दस रेफर्ड, इसका नाम रख दिया रेफर्ड, क्योंकि मेंडल की थ्योरी था। ये लोग अपना नाम कैसे दे देगा? ठीक है, नहीं तो झूठा हो जाता। तो री डिस्कवरर ऑफ मेंडलिज्म, डिस्कवरर ऑफ मेंडलिज्म, ठीक है। लेकिन ये मेंडलिज्म नहीं जानता है, रीडिस्कवर करके लाया गया है, इसलिए इसको हम लोग मेंडलिज्म के नाम से ही जानते हैं, ठीक है। तो मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या कहता है? बेस्ड ऑन इज हाइब्रिडाइजेशन। मेंडल हाइब्रिड बनाने के लिए नहीं किया, दो को मिला के क्रॉस करने के लिए ही किया गया। मेंडल प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इसलिए मेंडल ने इसके लिए नियम दिया था। लेकिन इस थ्योरी को कोई जानता नहीं था। इस थ्योरी को कब जाना? हिज थ्योरी, उनका जो थ्योरी था वाज रीडिस्कवर, फिर से डिस्कवर किया गया बाय, मतलब द्वारा, किनके द्वारा? हुगो डे व्रिस के द्वारा, जो कि कहाँ का थे? होलैंड के थे। कार्ल कॉरेंस, जो कहाँ के थे? जर्मनी के थे। इरिक वॉन टीचरमार्क कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया के थे। कब डिस्कवर किए? 1901 ईस्वी में। इसलिए हुगो डे व्रिस को, कॉरेंस को और टीचर मार्क को हम लोग पुकारते हैं, मतलब रेफर करते हैं नाम से। किस नाम से?
तो मेंडलिज्म के नाम से रीडिस्कवर किया, फिर से डिस्कवर किया। डिस्कवर मतलब खोजा, रीडिस्कवर मतलब फिर से खोज, इसलिए इसको हम लोग मेंडलिज्म के नाम से जानते हैं। अब कौन लॉ दिया गया? तो मेंडल के हिसाब से इसमें 2 लॉ दिया गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर, 1 लॉ दिया गया डाई हाइब्रिड क्रॉस पर। तो अभी हम लोग चूंकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर हैं तो 2 लॉ को देखेंगे। कौन कौन लॉ है? 2 लॉ ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, ये पूछा हुआ है 5 बार के परीक्षा में, 5 बार पूछा हुआ है। पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, डोमिनेंस। दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या इसी को कहते हैं लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट, एंड इसी को कहते हैं लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट। प्यूरिटी मतलब शुद्धता, किसकी शुद्धता? तो गैमेट की शुद्धता। ठीक है, 2 लॉ दिया गया, इसी लॉ को हम लोग एक एक करके देखेंगे। ठीक है, हो जाएगा तो बोलिएगा। तौफिक, लोकेश, जैनेंद्र, आरोही, भारती, जैनीस, तोफेल, चिट्टू, एकता, सफुल्ला, गुप्ता जी, शारदा जी, अंजलि जी, दुर्गानंद जी। चलिए, तो ये लोग हो गया जो अभी पढ़ रहे हैं। फेसबुक पर आज जाके मेरा जन्मदिन है, विश कर दोगे फेसबुक पर? ठीक है, लिंक हम भेज देंगे, वहाँ फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब पर विश करोगे, क्योंकि दिखावा का समान जमाना है, तो वहीं पर करोगे। यहाँ तो हम अकेले देखेंगे, वहाँ पूरा दुनिया देखेगा। तो आज वहीं पे विश कर दीजिएगा सब लोग। चलिए, हो गया सब लोगों का? हाँ, धन्यवाद लोकेश जी, धन्यवाद आरूही जी, धन्यवाद गुप्ता जी। चलिए मिटाते हैं तो। हैप्पी बर्थडे सर, शारदा और इसको हैप्पी बर्थडे। तौफीक को भी बहुत बहुत धन्यवाद, शारदा को, अंजलि को भी धन्यवाद। सर इंस्टा पर आपका स्टोरी स्टोरी लगाइए। स्टोरी कैसे लगाते हैं हमको वीडियो भेज दोगे तब ना बता देंगे, तो कह के बता देना कि स्टोरी कैसे लगाना है। हैप्पी बर्थडे। अच्छा, एकता को भी बहुत बहुत धन्यवाद, चिड्डू को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका पिक का सर, अपने आपके पिक का सर कैसे लगाया जाता है हमको नहीं पता है, कुछ बता दोगे तो पूछ लेंगे। फेसबुक आता है, इंस्टा पर हम तो नए हैं, पता नहीं चलता कैसे करना है। जैनीस को भी धन्यवाद। अच्छा, आपका आप खोज लोगे ना फेसबुक पर, हम लिंक भेज देंगे, उससे खोज लेना। हाँ, पार्टी की जहां तक बात है तो लॉकडाउन का समय है, नहीं तो पार्टी होबे करता है, हर साल करते हैं। ठीक है सर, आप अपना एक पिक सेंड कर देंगे। अच्छा, इंस्टा पर जाके खोज लोगे ना, पूरा पिक, दुनिया का सारा पिक, हम जितना पिक होगा वो सब इंस्टा पर डाला हुआ है, उसी में से स्क्रीनशॉट लेके कर लीजिएगा। चलिए मिटाते हैं।
सर लॉकडाउन के बाद ही सही। हाँ तो लॉकडाउन के बाद एकदम ये है कि पार्टी थोड़ी रुकेगा, पार्टी होगा, लॉकडाउन खत्म होने दो, होगा पार्टी। सब पार्टी तो सब ड्यूज रखो, एक के बार फरिया देंगे। ऑनलाइन भी कर सकते हैं पार्टी। ठीक है, सबके मुंह में गुड़ शक्कर, रसगुल्ला, बालशाही, पनीर, पनीर पैटीज, जो चिकन खा रहा है उसको चिकन, जो खा रहा है मटन उसको मटन, सबको तो ही है क्या पार्टी। चलो अब देखते हैं आगे। लॉ ऑफ डोमिनेंस, पहला लॉ दिया गया था, पहला लॉ देखते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। देखिए डोमिनेंस का मतलब होता है इफेक्टिव, जो गुण इफेक्टिव होगा उसको डोमिनेंस कहेंगे, और जो गुण छिपा हुआ गुण रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिसेसिव बोलते हैं। जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी लिखते हैं तो कहेंगे डोमिनेंस बताओ बुआ इसमें कौन है, तो कहोगे कैपिटल टी इसमें डोमिनेंस है। कहेंगे रिसेसिव कौन है, तो स्मॉल टी है। डोमिनेंस के आगे रिसेसिव की नहीं चलती है, अर्थात कैपिटल टी स्मॉल टी रहेगा तो कैपिटल टी चलेगा लेकिन स्मॉल टी को नहीं चला सकते हैं। तो बात क्लियर हो गया कि डोमिनेंस का मतलब इफेक्टिव और रिसेसिव का मतलब इफेक्टिव नहीं होगा उसी को। चलिए तो हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। दिस लॉ स्टेट्स दैट, यह लॉ कहता है क्या, स्टेट्स दैट, दिस लॉ स्टेट्स दैट when two alternative form of traits, alternative forms of traits or character or characters, जीन और एलील are present in an organism, present in an organisms। क्या कहा गया, दिस लॉ स्टेट्स दैट, यह लॉ क्या कहता है, ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ कहता है क्या कहता है, दिस लॉ स्टेट्स दैट when two alternative form of trait, दो अलग अलग फॉर्म है, एगो कैपिटल टी वाला फॉर्म है, एगो स्मॉल टी वाला फॉर्म है, ठीक है, जिसको जीन और एलील कहते हैं, आर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म, यह ऑर्गेनिज्म के अंदर मतलब किसी भी जीव के अंदर, वो तो मटर की बात किया गया, किसी भी जीव के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है, तो जीन प्रेजेंट होता है। जीने को हम लोग क्या कहते हैं, एलील के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो जीन को ही हम लोग एलील के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि ओनली वन फैक्ट, नेक्स्ट पॉइंट, ओनली वन फैक्टर expresses itself। देखिए अब क्या डोमिनेंस वाला में पहले ही क्या बोले कि कैपिटल टी स्मॉल टी है, लेकिन एक्सप्रेसिव कौन होगा, खाली कैपिटल टी होगा। तो कह रहा कि एक ही ओनली वन फैक्टर एक्सप्रेस इटसेल्फ, केवल एक ही फैक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, दिखा पाता है इटसेल्फ, कब, इन F1 जनरेशन, पहली पीढ़ी में। ठीक है, इज कॉल्ड डोमिनेंट, इसी को हम लोग डोमिनेंट के नाम से जानते हैं। while the other that remains
masked is called recessive. Masked is called recessive. रिसेसिव। अब देखिए ध्यान से, हाँ तो क्या देखना है, कैपिटल टी लिए, स्मॉल टी लिए, इसको अलग अलग कर दिए, इसको अलग अलग कर दिए, ठीक है। अब इसमें पहला जनरेशन में क्या आया, कैपिटल टी स्मॉल टी आया, बस यही तो है लॉ, यही हो गया। यहाँ पर क्या है, कैपिटल टी क्या है, डोमिनेंस है। कब है, F1 जनरेशन में, यही चीज बना देना है बगल में, डोमिनेंस हो गया कैपिटल टी, ये क्या हो गया, रिसेसिव हो गया, ठीक है। तो कब हुआ, ये पहली पीढ़ी में हुआ, फर्स्ट F1 जनरेशन में हुआ, समझे ना बात। तो वही कर रहा है कि ओनली वन फैक्टर एक्सप्रेस इस पर, इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी जो आया, इसमें एक ही फैक्टर अपने आप को क्या किया, एक्सप्रेस किया, मतलब इसमें और इसमें क्या हुआ, एक कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, तो ये चीज कहलाया है, ठीक है। डोमिनेंस हो गया कैपिटल टी और रिसेसिव हो गया स्मॉल टी, पहला जनरेशन में, ठीक है। तो इतना ही तक बताना है, इस लॉ, ये लॉ इतने ही तक का बात बोलता है, ठीक है। फिर क्या कहा गया, characters are controlled by discrete units called factors, ठीक है, फैक्टर्स। और फैक्टर जब भी होगा, जैसे डेनिस पूछा था कि सर फैक्टर कभी अकेला क्यों नहीं होगा, तो फैक्टर हमेशा पेयर में होगा, एंड फैक्टर्स एंड इट इज ऑलवेज इन पेयर, हमेशा ही जोड़ा में होगा, ये नियम है, इसको हम अकेला नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये बात हो गया। तो यही जब भी लॉ ऑफ डोमिनेंस पूछा जाएगा, इतना बात को आपको लिखना है और साथ ही साथ बगल में इतना बना देना है। फिर से एक बार समझा देते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ मतलब होता है नियम, ऑफ मतलब का, डोमिनेंस मतलब प्रभावी, डोमिनेंस मतलब हो गया प्रभावी, प्रभावी मतलब हो गया इफेक्टिव, जो बाहर से दिख जाए, ठीक है। मार्केट में अगर हम गोभी खरीदने जाएंगे, छोटा गोभी बड़ा गोभी, तो हम देखेंगे बड़ा है तो अच्छा वो हाइब्रिड हो गया, तो वह गुण बाहर से दिख जाता है, तो ये हो गया डोमिनेंस। कह रहा है दिस लॉ स्टेट्स दैट, यह लॉ क्या कहता है, दैट व्हेन टू अल्टरनेटिव, जब दो अल्टरनेटिव मतलब दो अलग अलग फॉर्म्स ऑफ ट्रीट और कैरेक्टर, ठीक है, दो अलग अलग जीन जो भाग लेता है, कैरेक्टर भाग लेता है, एलील भाग लेता है, आज प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म, जैसे यहाँ पर देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, दो अलग अलग चीजें हैं। कह रहा कि ओनली वन फैक्टर एक्सप्रेस इटसेल्फ, इसमें से कैपिटल टी स्मॉल टी में से कैपिटल टी स्मॉल टी साथ जरूर रहेगा, लेकिन गुण किसका दिखेगा, स्मॉल टी का कभी दिख सकता है, नहीं दिखेगा। जैसे पूरा कप्तान है तो खाली विराट कोहली जीतता है तो विराट कोहली का नाम होगा, बाकी किसी का नाम जल्दी नहीं होता। तो वही बात हो गया कि कैपिटल टी स्मॉल टी जब भी साथ रहेगा तो जो बड़ा रहेगा उसी, जैसे नेता सब भाषण देने के लिए जाता है, जो लंबा चौड़ा तागड़ा नेता रहता है उसी को कहता नेताजी थोड़ा बोलिएगा, मतलब क्या कि छोटका सबका कोनो वैल्यू नहीं दिया जाता है, जो लंबा चौड़ा बढ़िया कुर्ता उर्ता पहन के रहेगा नेताजी को पास माइक लगा देता है, क्यों, क्योंकि देखने से ही लगता है कि इफेक्टिव है। बस उसी तरीके से कैपिटल टी स्मॉल टी में स्मॉल टी वाला का कोई वैल्यू नहीं, ठीक है, उसी तरीके से तो कैपिटल टी क्या हो गया, इफेक्टिव हो गया, तो ये डोमिनेंस कहलाएगा, ठीक है। तो डोमिनेंट हो गया, व्हाइल अदर दैट रिमेन मास्क इज कॉल्ड रिसेसिव, और दूसरा जो हो गया रिसेसिव हो गया। तो हमको बताना क्या है, डोमिनेंस को दिखाना है कि कैपिटल रहेगा भले ही दोनों साथ साथ, लेकिन प्रभावी कौन होगा। तो कहिएगा कि सर इस लॉ को रिसेसिव लॉ नहीं कह सकते हैं, रिसेसिव लोग तब कहते जब स्मॉल टी की बात होती, तो स्मॉल टी कभी भी अवे नहीं करेगा बाहर में, तो काहे कहेंगे उसको रिसेसिव, तो क्या कहिएगा, तो डोमिनेंस कहिएगा। डोमिनेंस का मतलब क्या होगा, प्रभावी। प्रभावी क्या होगा, तो आपको F1 जनरेशन में ही आपको प्रभावी दिखता है, F2 जनरेशन में जाएगा तो प्रभावी वाला भी है अप्रभावी वाला सब मिला जुला जाता है, इसलिए यह लॉ इतना ही तक की बात करता है। कैरेक्टर आर कंट्रोल्ड, कहता है कैरेक्टर आर कंट्रोल बाय डिस्क्रीट यूनिट इज कॉल्ड फैक्टर, जो कैरेक्टर को कंट्रोल करता है उसी को हम लोग फैक्टर के नाम से जानते हैं। और जब भी ये आएगा तो ये पेयर में आएगा, देख रहे हैं जहां भी ये क्रॉस करके रिजल्ट आता है
वो पेयर में आता है, जोड़ा में आता है, इसलिए हम इसको कभी अकेला नहीं रख सकते। जब भी आपको क्रॉस करना होगा, अगर दो जोड़ा कैरेक्टर लेना होगा तो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल वाई लेना होगा। अकेले नहीं ले सकते हैं टी और वाई, ऐसे नहीं ले सकते। जब भी लेंगे एक जोड़ा लेंगे। हाँ, उसको बाद में आपको अलग अलग करके ही क्रॉस करना है, लेकिन क्रॉस करने से पहले आपको जब भी लेना है अलग अलग कर देना है। क्रॉस करते वक्त हमेशा जोड़ा में लेना है। जोड़ा मतलब पेयर में, पेयर मतलब एक दो कपल को जोड़ा। ठीक है सर, बोर्ड का पूरा नहीं दिख रहा है। बोर्ड तो पूरा दिख रहा है, हम तो पूरा बोर्ड लगाए हुए हैं। फिर से काट के जोड़ो। बोर्ड तो पूरा दिख रहा है, बोर्ड में कहीं से कुछ भी नहीं कट रहा है। चलिए, पहला लॉ समाप्त हो गया। अब दूसरा लॉ पढ़ेंगे और खत्म करेंगे टॉपिक वहीं। दूसरा लॉ क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट, उसी को कहते हैं। बारिश हो रही है नहीं? अच्छा, शांतिपूर्ण बारिश हो रही है अभी, कोई हर हर खटखट नहीं। ओ, मेरा जूम हो गया था। अच्छा, ओ अच्छा अच्छा, ये ऐसा हो गया था। चलो ठीक है। इससे बढ़िया ऑप्शन कहीं है ये नहीं है। नेटवर्क थोड़ा सा सही अगर रहे नेटवर्क, तो इससे क्लियर कहीं भी नहीं दिखेगा। बार बार जोड़ने का झंझट ये सब चीज नहीं है, आराम से इसमें पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, कभी भी क्लास मिस हो गया तो रिकॉर्डिंग जाके देख सकते हैं। ये बारिश में कभी नेट कट सकता है? नहीं कटेगा। बारिश में हवा चलता है तब नेट कटता है, लड़का बेहुदा समझ में नहीं करता है। अरे हवा चलेगा तब ना नेट कट सकता है। नेट कट आंधी तूफान रहता तब कटता है कि? बारिश हो रहा है, यार सुन रहा है। क्या बोलते हैं, वो गाना नहीं आया है, यार हंस रहा है कि गा रहा है, वही हो रहा है। चलो, शारदा बहुत ज्ञान, बहुत हंस रही है। चलो, ये हो गया हम लोग का कंप्लीट। अब हम लोग का दूसरा लॉ देखना है। दूसरा लॉ क्या कहलाता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लोकेश के मुंह में खून लग गया है, लाल लाल दिख रहा है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये इसी को कहते हैं लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। ठीक है, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। शारदा, लगता अंजलि हंसी है, इसका मतलब ये दांत नहीं धोई है, दांत धो, ब्रश करो। चलो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट, नाम से ही क्लियर है। सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग अलग कर देना। जैसे एगो चावल में अंक अंक मतलब क्या बोलते हैं, आंकर है, पत्थर उथल पड़ा हुआ, एगो चावल को बीच के अलग कर दिए, तो आप आंकर को क्या कीजिएगा, पहले हटा दीजिएगा और शुद्ध निकाल के रखिएगा। तो यही चीज इसमें करना है कि आपको छांट देना है। ये लॉ क्या करता है कि आप जब क्रॉस करा के लाए पहला जनरेशन में, उसको क्या कीजिएगा, सबको अलग अलग कर दीजिएगा। तो अलग अलग जो करने का गुण है पहला जनरेशन के बाद,
उसी को कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग अलग करना, हिंदी में इसको कहें अलग अलग करना। अलग अलग मतलब क्या हो गया, अच्छा निकाल लेना, मतलब प्योर निकाल लेना, इसलिए इसको कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी, मतलब शुद्धता का नियम, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। चलिए तो ये हो गया। अब इसमें देखते हैं क्या कहता है। दिस लॉ states that this law states that the factor or allele that the factor or allele that the factor or allele of a pair segregated मतलब अलग हो जाएगा, segregated मतलब अलग हो जाएगा, segregated from each other एक दूसरे से, other during gamete formation, such that a gamete receives only one of the two factor, they do not show any blending, मिलावट नहीं होगी, blending, but simply remain together, लेकिन साथ साथ जरूर रहेगा। होमोजाइगस तो बतेबे किए थे, जब समान रहेगा तो होमोजाइगस और जब असमान रहेगा तो हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस present all gametes that are similar, जबकि हेट्रोजाइगस क्या होगा, हेट्रोजाइगस parents produces two types of gametes, each having one allele in equal portion, in equal portion, ठीक है। अब देखिए बात, हम लोग पिछले में क्या ले आए थे, कहां तक क्रॉस किए थे, कैपिटल टी और स्मॉल टी तक ले आए थे। अब इसको अलग अलग कीजिएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये क्या काम किए, ये जो काम किए आप क्या किए, दोनों को अलग अलग किए, यही तो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। फिर क्या कहा, लास्ट में आपको क्या मिलता है, तो कैपिटल टी एक तरह का,
कैपिटल टी स्मॉल टी एक तरह का, कैपिटल टी स्मॉल टी एक तरह का, स्मॉल टी एक तरह का। तो सेग्रीगेट कर दिया लेकिन फिर भी अलग अलग हो गया। तो यहां तक कर, ये हो गया आपको कौन सी, टॉल। ये क्या हो गया नीचे, इतना तक तो क्रॉस जानवे करते हैं, ये कर लीजिएगा बस, यहां तक कर लीजिए। नीचे वही क्रॉस है जितना दूर किए थे, वही क्रॉस को नीचे का दूसरा सेक्टर में ये बट गया। एक सेक्टर में आधा क्रॉस हो गया, एक सेक्टर में उसका आधा जो रह गया वो हो गया। इसको पहले लिख लीजिए बोर्ड, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आ गया है लेकिन हम कर देंगे फिर दोबारा, उसके लिए घबराना नहीं। तो ये पहला बेसिस पे आपको था लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब समझिए इसको क्या कहते हैं। दिस लॉ स्टेट्स दैट, यह लॉ कहता है द फैक्टर और एलील जो भाग लेता है क्रॉस करने के बाद, ठीक है, आर इन पेयर, हमेशा यह क्या आया, पेयर में आया, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी पेयर में आता है। सेग्रीगेटेड फ्रॉम ईच अदर, देखिए दोनों अलग अलग हो गया एक दूसरे से, तो सेग्रीगेट हो गया, मतलब कैपिटल टी अलग कर दिया, स्मॉल टी अलग कर दिया, ठीक है, ईच अदर ड्यूरिंग गैमिट फॉर्मेशन। फिर गैमिट बन जाता है, चूंकि अकेला जब भी होगा तो गैमिट हो गया। सच दैट गैमिट आर रिसीव ओनली वन ऑफ द टू फैक्टर, ठीक है, दो फैक्टर से अलग अलग गैमिट बना। दे डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, दोनों में किसी भी तरह का मिलावट नहीं है, क्योंकि कैपिटल टी का अलग गुण है, स्मॉल टी का गुण अलग है, ठीक है। अब देखिए होमोजाइगस प्रेजेंट ऑल गैमिट, देखिए अब दोनों समान आ गया, कैपिटल टी या स्मॉल टी लास्ट में, तो वो होमोजाइगस हो गया, और कैपिटल टी स्मॉल टी एक साथ आ गया तो हेट्रोजाइगस हो गया। यही बात तो कहना चाह रहा है। तो आधा क्रॉस नीचे कर लीजिएगा, यहां तक आपका हो जाता है पूरा। ठीक है, ये चैप्टर अब शुरुआत हो गया है, इसमें आपको हम क्वेश्चन देना अब शुरू करेंगे। हो जाएगा तो बोलिएगा। तो मेंडल ने मोनोहाइब्रिड के बेसिस पे कितना लॉ दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। मेंडल ने मोनोहाइब्रिड में टॉल और ड्वार्फ की बेसिस से दो लॉ दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या किया गया, आधा क्रॉस को दिखाया गया, और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या गया, आधा क्रॉस के बाद को चीजों को दिखाया गया है, ठीक है। तो आधा क्रॉस के बाद क्या आया, तो बुझे कर रहे हैं कि आधा क्रॉस के बाद क्या आएगा, ठीक है। तो वही चीज है। तो हम लोगों का ये टॉपिक आज समाप्त हो गया। कल हम लोग का जो टॉपिक होगा वो होगा डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या होगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो कल के लिए हम लोग प्रिपरेशन करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस का। मोनो हाइब्रिड क्रॉस हम लोग का समाप्त हो गया। पिछले दिनों हम लोग क्लास में दिए थे जिसमें कामरान बना के भेजा, ठीक है, उसके बाद शारदा साथ बना के भेजी। तो इसी तरह से आपको टेलीग्राम पे सबको, बाकी लोगों को भी बनाना है, बनाइएगा तो ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। टेलीग्राम पे बायोलॉजी एक्सिस खोज लीजिएगा, मेरे नंबर से भी खोजिएगा तो मिल जाएगा, वहां से आप बना लीजिएगा, ठीक है। बना के उसी टेलीग्राम पे आप भेजिएगा, ठीक है, ताकि जितना प्रैक्टिस होगा उतना हम और क्वेश्चन देंगे। जिस तरह से प्रैक्टिस आप लोग कीजिएगा उस तरह से हम क्वेश्चन भी बढ़ाते चले जाएंगे। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल के क्लास में एक नया टॉपिक डायहाइब्रिड क्रॉस के साथ, ठीक है। और डायहाइब्रिड क्रॉस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आशा करते हैं कि उस टॉपिक को हम लोग अच्छा से क्या करेंगे, देखेंगे। चलिए, सबको बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आज हैप्पी बर्थडे विश किया है, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। आशा करते हैं इसी तरह से प्यार और सम्मान बनाए रखें। चलिए एक एक करके लीव हो जाइए सब लोग।